आज हम लोग ह्यूमन फिजियो का नया चैप्टर हिंदी में फिर से पढ़ने के लिए तैयार हैं। और चैप्टर जो है वो श्वसन और गैसों का विनिमय। मतलब तुम्हारे पास क्या है, ध्यान रखना, श्वसन का मतलब होता है क्या, ब्रीथिंग, है ना। और गैसों का एक्सचेंज, मतलब तुम्हारे पास गैसों का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। देखो जैसे कि हम लोग बात करते हैं बेटा, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि पुराना जब चैप्टर देखोगे वहाँ पर क्या देखोगे कि जो हम लोग ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को बर्न करेंगे बेटा तो हमारे पास निकलता है एटीपी। मतलब एटीपी तो बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं एनर्जी निकलेगी बेटा, यस और नॉट। और एनर्जी के साथ साथ ध्यान रखना यहाँ पर CO2 भी निकलती है। आओ जरा, परोक्ष रूप से उपयोग किया करते हैं जिसमें विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग ग्लूकोज को बर्न करेंगे बेटा तो हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी बनती है वो एनर्जी क्या करेगी, डिफरेंट ऑर्गन के काम करने के लिए काम आती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है अपचयी, अपचय मतलब जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किसका, ग्लूकोज का तोड़ते हैं तो CO2 भी मुक्त निकलती है जो हमारी बॉडी में हानिकारक होती है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा टॉक्सिक लिखा हुआ, तो CO2 हमारी बॉडी के लिए क्या है बेटा, हानिकारक और टॉक्सिक है। रिएक्शन कौन सी है, ब्रेक डाउन, अपचयी क्रियाओं में ब्रेक डाउन, ठीक है ना, कैटाबोलिज्म। और अब इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। जब कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है तो CO2 को बाहर मुक्त किया जाता है। वायुमंडलीय CO2 और कोशिका में उत्पन्न CO2, वायुमंडलीय O2 और कोशिका में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है ना। और सामान्यतः श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन जो होता है बेटा टिश्यू के बीच में होता है जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर भी, एनर्जी बनती है वहाँ पर, ठीक है, वो अलग मैटर करता है। पर यहाँ पर जो भी लिखा है वो पढ़ लेंगे हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि जो श्वसन होता है, श्वासन होता है, ब्रीथिंग होता है, सामान्यतः क्या होता है, ऑक्सीजन के लेना और CO2 का छोड़ना, यही क्या करना सामान्यतः श्वसन और रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसी को श्वसन भी बोलते हैं, श्वासन ब्रीथिंग एंड श्वसन रेस्पिरेशन कहलाता है। इज इट क्लियर। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए, आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए देखेंगे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ऊपर की कैविटी होती है और नीचे भी कैविटी होती है। जब ऊपर और नीचे कैविटी बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे पास एक मसल मिलती है। वो मसल क्या करती है कि वो पहले ऐसी होती है नॉर्मल कंडीशन में, जब सांस ले लेते हो तो कुछ ऐसी फ्लैट हो जाती है, पहले डोम शेप दिखेगी देन फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे। ओके चलो देखो, आप जानते हैं श्वसन के कारण है हम श्वास कैसे लेते हैं। इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। अब श्वसन अंगों की बात करते हैं तो हम लोग को पता है बेटा ये दुनिया है, और जब ये दुनिया है तो इस दुनिया में हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। प्राणियों का विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जैसे केचुए की बात करूँ, केचुआ कहाँ रहता है, गीली जगह में रहना पसंद करता है। अब उसको ड्राई कंडीशन दूँ, सूखे कंडीशन दूँ तो मर जाएगा वो केचुआ, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। फ्रॉग की मैं बात करूँ तो फ्रॉग भी क्या रहता है बेटा, गीली कंडीशन में रहना पसंद करता है। मैं उसको प्योर ड्राई कंडीशन में लेके जाऊँ, सूखा कंडीशन में चले जाऊँ तो वो सोने की अवस्था में चला जाता है। तुम लोग क्या देखते हो कि जब हमारे पास अधिक ठंडी पड़ती है और अधिक गर्मी पड़ती है तब हमको फ्रॉग दिखता नहीं है, वो स्लीपिंग मोड में होता है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, दो वर्ड लिखे होते हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। अब जैसे हम लोग बात करते हैं एनिमल किंगडम की बात करते हैं, जंतु जगत की बात करोगे तो जंतु को जगत में अकशेरुकी, जिनके पास क्या होती है, मेरुरज्जु दंड नहीं होता, कशेरुक दंड नहीं होता, कशेरुक दंड होता नहीं है, वर्टिब्रा नहीं होता। तो इसमें एग्जाम्पल कौन से हैं, स्पंज, सिलेंटेटा, चपटे क्रमी, फ्लैटी हेलमिंथेस जिनको बोलते हैं हम लोग,
प्लेटी हेलमिंथिस बोलते हैं जिनको। तो हमारे पास स्पंज आ गया, सिलेंट्रेटा आएगा, और तुम्हारे पास चप्टे क्रमी मतलब कौन तुम्हारे पास बेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, है ना। तो प्लेटी हेलमिंथिस कौन से हो तो पता है तुमको, तुमको जब वो होते हैं ना डिसीज होती है तब ये बहुत सारे होते हैं। आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान करने के लिए अपने शरीर द्वारा सतह से सरल विसरण द्वारा करता है। सरल विसरण मतलब डिफ्यूजन के द्वारा करता है, नॉर्मल, ठीक है ना। केचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। उसकी जो स्किन रहती है, स्किन को बोलते हैं क्यूटिकल, और क्यूटिकल क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है, आर्द्र रहती है। ये मॉइस्ट क्यूटिकल क्या करती है, ऑक्सीजन का चेंज करती है। ऐसी फ्रॉग भी है, फ्रॉग भी क्या करता है, अपनी क्यूटिकल से ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय करता है फ्रॉग, ध्यान रखना। कीटों की शरीर में नलिकाएं एक जाल श्वसन नलिकाएं होती हैं, श्वसन नलिकाएं होती हैं जिनसे वातावरण का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ठीक है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। एक्चुअल में इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। तुम लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आ जाएगी, मैं थोड़ा हिंदी भी सीख जाऊँ क्योंकि मैं हिंदी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो श्वसन नलिकाएं हमारे पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं बात करूँ बेटा किसमें, कीटों में मतलब इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट में क्या होता है, एक्चुअल में इनके पास प्लेट्स होते हैं। क्या होता है बेटा, इनके पास प्लेट्स, और इन प्लेट्स के आइदर साइड पे हमारे पास क्या मिलते हैं, नहीं इनके पास क्या मिलते हैं, स्पायरेकल मिलते हैं। क्या मिलता है बेटा, स्पायरेकल। और ये स्पायरेकल श्वसन नलिकाएं में ऐसे खुले हुए रहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनकी दीवार है, और दीवार की ये ट्यूब है, और जो जाके ऐसे ओपन हमेशा रहती है। इज इट क्लियर, जो जाके ट्यूब क्या रहती है, हमेशा ऐसे ओपन रहती है। बात समझना, जो ओपन रहती है, अब ओपन रहती है और ये डिवाइड होके चली जाती है टिश्यू के पास। के पास चली जाती है बेटा, टिश्यू के पास चली जाती है। डन। तो इस वाले पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं श्वसन नलिकाएं, श्वसन तंत्र बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा। अब हमारे पास क्या होते हैं, जलीय आर्थ्रोपोड्स होते हैं। जलीय आर्थ्रोपोड्स मतलब जो पानी में रहते हैं, एंड मोलस्क में होते हैं, इनमें क्लोम्स होते हैं। ध्यान रखना, जल में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स जो कि इंसेक्टा में आता है, और मोलस्का, इनमें हमारे पास क्लोम को क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गिल्स। जबकि स्थलचर जमीन में रहने वाले श्वसन विषय की थैली फुफ्फुस और फेफड़े द्वारा होता है। फुफ्फुस और फेफड़े द्वारा होता है, किसके द्वारा, फुफ्फुस और फेफड़े के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, फुफ्फुस और फेफड़े द्वारा होता है। केसरिकुए में मछलियां क्लोम गिल द्वारा श्वसन करती हैं, जबकि एम्फीबिया उभयचर, उभयचर मतलब कौन सा, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब कौन सा तुम्हारे पास, एग्जाम्पल फ्रॉग बेटा, मेंढक। सरीसृप, सरीप मतलब रेप्टाइल, पक्षी, वर्ष, स्तनधारी फेफड़े द्वारा, स्तन फेफड़े द्वारा कहते हैं। कौन कौन से, एम्फीबियंस, है ना, रेप्टाइल्स, स्तनधारी मतलब मैमल्स, लाइक हम लोग जैसे, ठीक है। RBM ध्यान रखना, RBM, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस, ये सारे के सारे किससे करते हैं, ठीक है, फुफ्फुस से करते हैं, फुफ्फुस फेफड़े से करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक और अपनी आदत नम त्वचा के द्वारा भी कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित क्या होता है, श्वसन प्रणाली होती है। अब हम लोग जब प्लांट में जाते हैं बेटा, पौधों में क्या, पौधों में ब्रीथिंग होती है, पौधों में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता है, ब्रीथिंग होती है, बट उनके पास श्वसन तंत्र अच्छे से नहीं होता है। वो हम लोग आगे आके हिंदी में देखेंगे, अगले वाले चैप्टर प्लांट फोटोसिंथेसिस में जाकर देखेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं तुमको बताना चाहूँ थोड़ा डायग्राम से, तो एक्चुअल में इधर देखो, ध्यान से सुनना, ये हमारी नॉस्ट्रिल होती है। नॉस्ट्रिल में 2 छेद होते हैं, इनको नासा द्वार बोलते हैं। फिर नासा द्वार क्या होता है, ऊपर के ओठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं, ये बाहर की तरफ, ओठ के जस्ट ऊपर की तरफ खुलते हैं। नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष मतलब नेजल कैविटी, नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष के तक पहुंचने के बाद नासा कक्ष ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए
उभयनिष्ठ मार्ग है। मतलब क्या बोला है इन्होंने कि ये जो ग्रसनी खुली हुई है, ये क्या बोलते हैं, नासा कक्ष खुला हुआ है, नासा कक्ष हमारे पास इंग्लिश में बोले तो फेरिंग्स बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। तो ग्रसनी में खुलती है। अब ये जो ग्रसनी है, ये तुम्हारे पास ध्यान रखना है, ये वाटर, पानी और हवा दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों के लिए उपयोग में है, ठीक है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वारा कहाँ खुलती है, श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थि पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले फ्लैप कंठ कंठच्छद एपिग्लोटिस से ढक जाती है। इधर देखो, ये इसकी बात कर रहा है। ये कंठ है, ये श्वास नली है, और कंठ छद है। कंठ छद ऊपर कैसा होता है, ये पतला पतला होता है, ध्यान रखना। यहीं से हमारे पास क्या होता है, बाहर की तरफ हवा बाहर जाती है। जब अंदर से गैस क्या होती है, बाहर की तरफ मूव करती है, और बाहर से अंदर की तरफ गैस क्या करती है, मूव करती है। इज इट क्लियर? बात समझना। इसी को उन्होंने बोला है, क्या बोला बेटा, इसी को उन्होंने यहाँ पर बोला है क्या, कंठच्छद एपिग्लोटिस, पल्ले और फ्लैप। क्या बोला है इसको, पल्ले और फ्लैप। फ्लैप तो इंग्लिश वर्ड हो गया, पल्ले जो हिंदी वर्ड होता है। और कैसा, लोचदार मतलब कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस लोचदार, लचीला होता है, ठीक है। और किसका बना होता है, उपास्थि का। जिससे आहार ग्रसनी में कंठ में प्रवेश ना करे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या कहानी होती है, कि अब मैं बता देता हूँ तुमको। हमारे पास एक श्वास नली होती है, और एक हमारे पास खाने वाली नली होती है पाचन तंत्र की, ठीक है। इसका नाम था ईसोफेगस। तो जो तुम्हारे पास श्वास नली होती है वो आगे की तरफ होती है, ध्यान रखना। श्वास नली कहाँ होती है बेटा, आगे की तरफ होती है, और जो खाने वाली नली होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो जो खाना होता है, पहले सबसे पहले माउथ से इसके ऊपर से गुजरता है, फिर इसके ऊपर जाएगा खाना, ठीक है ना। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो खाना यहाँ ना जाए, तो इसलिए इसके ऊपर क्या रहती है, कवरिंग होती है, जिसका नाम हमारे पास क्या लिखा है, कंठच्छद लिखा है, एपिग्लोटिस नाम लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू बेटा? अब ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थि पेटिका है। कंठ एक क्या, उपास्थि पेटिका है, ध्वनि उत्पादन में सहायता आती। कंठ एक उपास्थि पेटिका है, कंठ एक उपास्थि पेटिका, ध्वनि पेटिका, जिसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं। ध्वनि पेटिका, ध्वनि पेटिका क्या होती है, वो होती है जो क्या करती है, आवाज निकालती है, लैरिंक्स। ध्यान रखना, क्या बेटा, लैरिंक्स, ठीक है। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में मध्य तक पांचवी वक्षीय कशोरी तक जाकर ढाई दाई और वाई दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। मतलब क्या, यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास जो कशेरुक दंड होता है, तो कशेरुक दंड में ऊपर की एक कैविटी होती है और नीचे की कैविटी होती है। नीचे की तरफ जाओगे, सामने की तरफ से देखती है। तो ऊपर वाली कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्षीय कशेरुक ही बोलते हैं, वक्षीय कशोरी की जो पीछे की तरफ मिलती है। उसमें जो 5वें नंबर की होती है, उस 5वें नंबर से ये जो 5वीं ये वाला जगह है, ये 5th वाला प्लेस है। इस वाले पे 5th कशेरुकी से एक्चुअल में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे बोलो, ठीक है, आगे चलो। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, श्वसनिया में विभाजित होता है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीय एवं तृतीय स्तर की श्वसनीय बताती है। मतलब हमारे पास क्या है, पहले बनेगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी श्वसनीय बनती है, ठीक है।
ओके। अब ये द्वितीय तृतीयक श्वसनी बनाती है। प्रारंभिक श्वसनियां अपूर्ण उपास्थि वलय से अलंबित होती है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास ध्यान रखना, ये यहाँ तक, ये दिख रहा है, ये डायग्राम तसरी तक, यहाँ तक क्या होता है तुम्हारे पास उपास्थि वलय, मतलब तुम्हारे पास क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, पूरी तरह से आवरण देते हैं, कवर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं बेटा? कवर करके रखते हैं, आवरण देते हैं, है ना, अलंबित होते हैं। प्रत्येक अंत श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्तियां युक्त वाहिकाएं थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है। अब कूपिका क्या होती है? कूपिका में बेटा एल्वुलाय होता है। कूपिका क्या होता है? एल्वुलाय होता है। क्या होता है? एल्वुलाय होता है। ठीक है, जहां पर बेटा हमारे पास क्या होता है, गैस का क्या होता है, विनिमय होता है। CO2 और O2 का विनिमय होना तो होता है। देखो ये हमारे पास, देखो ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड होके ये आया हमारे पास, श्वसनिका बहुत सारी हो गई। और फाइनली ये जो तुम्हारे पास चक्र, इनको बोलते हैं कोपिका। और ये कोपिका वो होती है जहां पर क्या होता है बेटा, हमारे पास विनिमय होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। विनिमय और क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, आगे की तरफ जाओगे तो कोपिकाओं में खुलती है, जिसे हम वायु कोपिका कहते हैं। ठीक है ना, वायु कोपिका, यहीं पर क्या होती है, गैस का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। श्वसनी श्वासनिकाएं और कोपिकाओं का साखित जाल फेफड़ों लंग की संरचना करते हैं। ये अंदर वाला पार्ट ही पूरा का पूरा क्या करता है, फेफड़ों की संरचना का एक स्ट्रक्चर बनाता है। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण होना चाहिए, फुफ्फुस आवरण प्लूरा से ढके होते हैं। फुफ्फुस आवरण मतलब तुम्हारे पास ये देखो, ये जो येलो कलर की लेयर है, मैं यहाँ ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। ये जो येलो कलर दिख रहा है, फुफ्फुस आवरण झिल्ली। अब ये फुफ्फुस आवरण झिल्ली एक्चुअल में क्या होती है, ये डबल लेयर होती है। ये बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है, बाहर और अंदर। एक का नाम है विसरल और एक का नाम है पेराइटल। एक का नाम विसरल और एक का नाम पेराइटल। ये अंदर से दोनों क्या होती है बेटा, अंदर से खाली होती हैं और इनके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस आवरणी द्रव्य। क्या भरा रहता है? फुफ्फुस आवरणी द्रव्य भरा रहता है। जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव्य भरा होता है, यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। क्या करता है? जब हमारे लंग्स मीन्स वॉट, फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेंगे तो फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन जब निकल जाएगी तो कैसे हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे। तो ये जो लेयर है क्या करती है, स्लिपरी बनाती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है, मतलब घर्षण को कम कर देती है, जिसके कारण हमारा जो फुफ्फुस होते हैं वो आसानी से क्या कर पाते हैं बेटा, फूल पाते हैं और अपनी फूल पाते हैं। क्या कर पाते हैं? फूल पाते हैं मतलब जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा आसानी से फूल पाता है और गैस निकाल तो आसानी से गैस निकल जाती है, उसमें कोई भी परेशानी आती नहीं है। बाहरी फुफ्फुस आवरणी झिल्ली बढ़ती वर्त के निकट होती है। बढ़ती वर्त मतलब बेटा, बढ़ती वर्त मतलब क्या है, ये तुम्हारे पास बढ़ती वर्त, ये तुम्हारे पास क्या होता है, बाहर की तरफ हमारे पास क्या होता है, चेस्ट बोन्स होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चेस्ट बोन्स होते हैं। ठीक है, चेस्ट बोन। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनको हम लोग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिब्स बोलते हैं। तो बाहर वाली जो लेयर होती है, ये बाहर वाली, ये वाली लेयर, ये आउटर OUT लिख दे रहा हूँ, ये पास में रहती है इसके, और ये अंदर वाली जो लंग्स के पास रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़ों के पास रहती है। इज इट क्लियर? एक का नाम विसरल है, जो दूर है उसका नाम विसरल है, जो पास है उसका नाम पेराइटल है। अब आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाते तो हम लोग क्या देखते हैं, बाह्य नासा रंध्र से अंतस्थ श्वास नलिकाओं का भाग चालन भाग, जबकि कूपिकाओं एक उनकी नलिकाएं श्वसन का विनिमय भाग गठित होता है। अब हमारे पास ध्यान रखना, मैं तुमको दो चीज़ बताता हूँ, याद देख, ध्यान से सुनो। अब मैं ये रफ करता हूँ थोड़ा सा और तुमको दो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करता हूँ? हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना, ये वाला जो सिस्टम यहाँ तक होता है,
यहाँ पर कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता। जो गैस का एक्सचेंज होगा जो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही होगा, इसके ऊपर की तरफ कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता जहाँ पर डिवीजन होता है। तो हमारे पास जो श्वास नलिका होती है, ये श्वास नलिका जब डिवाइड होकर श्वसनी बनाती है और श्वसनी बना के ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तक जाती है ना, तो टर्सरी तक कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता। उसके बाद जो हमारे पास कूपिकाएँ मिलती हैं, इस कूपिकाओं में गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर भी वही लिखा है कि वायु नासारंध्र से अंतरश्वासनिकाएं तक का भाग चालन भाग होता है। चालन भाग मतलब जहां पर गैस का सिर्फ ट्रांसपोर्ट होगा, और इसके अंदर जाओगे जो कूपिकाएं होती है, यहां पर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, विनिमय होता है, श्वसन और विनिमय भाग गठित होता है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है, ऑब्वियस सी बात है। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान है, डेड स्पेस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, पेड़ बोलते हैं, पेड़, लंग्स का पेड़, जो ब्रांचेस बना के हमारे पास गैस का एक्सचेंज कराता है, बाहरी कणों से मुक्त करता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा था ना, वो कसाबू पढ़ा था, सीलिया। वो क्या करता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो सीलिया क्या करते हैं कि अंदर जाने वाले जितने भी कण, धूल के कण होते हैं, उन कण को यूनिडायरेक्शनल फ्लो करके नासा छिद्र या मुंह के द्वारा क्या करते हैं, बाहर की ओर निकालने का कष्ट करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं पूरी की पूरी तरह। आ जाओ जरा अब आगे। और ये क्या करते हैं, आर्द्र और मुक्त करता है, और आर्द्र मतलब ठंडा करता है वायु को, तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग का आदान प्रदान इकाई करता है रक्त एवं वायुमंडल के बीच जो O2 एंड CO2 वास्तविक विसरण स्थल यहीं पर होता है, यहीं पर होता है। ध्यान रख, जितना भी एक्सचेंज होगा सारा का सारा यहीं पर होगा। इसके नीचे ही हमारे पास क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जितनी वायु की क्या बोलते हैं, ब्लड की कणिकाएँ होती हैं, है ना, धमनी और सरा होती हैं, वो सारा का सारा यहीं पर चेंजेस होता है। अब आ जाओगे जरा बेटा, क्या होता है, आओ जरा। फेफड़े बक्षुगाह में स्थित होते हैं, ये वाला थोरेसिक कैविटी में होता है, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। बक्षुगाह क्या बोलते हैं इसको, वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। जो शारीरता एक वायुरोधी कक्ष है, वायुरोधी कक्ष है, ठीक है ना। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, सामने की तरफ, पीछे की तरफ कशेरुक दंड, अधर भाग सामने की तरफ ओरोस्थी, ओरोस्थी का मतलब क्या, स्टर्नम, और पास में पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ मतलब रिफ्स होती हैं, क्या होती हैं, रिफ्स, ध्यान रखना। पीछे कशेरुक दंड, सामने की तरफ स्टर्नम, साइड में क्या होती हैं, पसलियाँ, मतलब ये ओरोस्थी हो गई, ये पसलियाँ हो गई, और ये पसलियाँ जहाँ पीछे जाके जुड़ेंगी उसका नाम क्या है, तुम्हारे पास कशेरुक दंड है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, ये तुम्हारे पास क्या हो गई, कशेरुक दंड, ठीक है, ये कशेरुक दंड हो गया। ये तुम्हारे पास जो रेड रेड बना रहा हूँ, ये तुम्हारे पास ओरोस्थी हो गई, और ओरोस्थी कशेरुक दंड से ऐसे जाके जुड़ती है, और इसके बीच में तुम्हारे पास क्या होता है, ये गुहा होती है, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, कैविटी, वक्ष गुहा। और इस वक्ष गुहा का ही नाम तुम्हारे पास क्या है बेटा, थोरेसिक कैविटी है। इज इट क्लियर, आगे चलो। नीचे की तरफ एक तो गुबंदादार डायफ्राम, गुबंदादार डायफ्राम मतलब क्या होती है, गुबंदा का मतलब होता है डोम शेप। किस शेप में बेटा, डोम शेप। गुबंदा का मतलब क्या होता है, डोम शेप। डोम शेप मतलब ऐसा, ये गुबंदा है, गुबंदाकर डायाफ्राम, DIA डायफ्राम एक मसल होती है जो क्या करती है, ये जो दिख रही है, ये वक्षीय गुहा को अंदर की जाओगे तो पेट की गुहा से अलग करती है, ठीक है ना। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े फुफ्फुस की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा, ठीक है ना। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। ध्यान रखना क्या, कि जब भी कोई चेंजेस होगा इस वक्षीय गुहा में,
तो ये क्या करता है, नीचे और ऊपर जाता है, प्रतिबिंबित करता है, अपने आप को एडजस्टमेंट देता है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या आता है, श्वसन तंत्र का आरेखी स्ट्रक्चर होता है, नीचे डायाफ्राम होता है, ये हमारे पास पसलियाँ होती हैं, और पसली का कांटा, एक काटा हुआ क्या है हमारे पास, टीएस है। फिर हमारे पास ये श्वसनी होती है, ये हमारे पास श्वास नलिका होती है, ये हमारे पास कूपिकाएँ होती हैं, इनको कवर करने वाले लंग्स के जो होती है फुफ्फुस सावरणी होती है, इनके बीच में फुफ्फुस सावरणी द्रव्य भरा रहता है, श्वसनी होती है। इज इट क्लियर? अब श्वसन में निम्नलिखित चरण निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग गैस का विनिमय करते हैं, श्वसन और फुफ्फुसी संवातन, जिसमें वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 भरपूर भरपूर कूपिका की वायु को बाहर की तरफ मुक्त कर दिया जाता है। अब कूपिका झिल्ली के आर पार CO2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। रुधिर द्वारा गैस का क्या होता है, परिवहन होता है, अभिगमन होता है। रुधिर और ऊतकों के बीच में O2 और CO2 का विसरण होता है। फिर लास्ट में हमारे पास अपचय क्रियाओं के द्वारा O2 क्या करता है, ग्लूकोज पे काम करता है, और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना कोशिकीय श्वसन, और जैसे कि अध्याय 14 में श्वसन में बताया गया है। इज इट क्लियर? कि जब तक तुम्हारे पास क्या नहीं होगा बेटा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, तब तक कोई भी श्वसन होता नहीं है। श्वसन की क्रिया विधि की बात करूं मैं, तो श्वसन की क्रिया विधि क्या होती है, श्वसन एक श्वसन है, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं, और एक श्वसन है, इसको बोलते हैं क्या बेटा, रेस्पायरेशन बोलते हैं। अभी रेस्पिरेशन की बात करी ऊपर हमने, ठीक है। अब श्वसन में दो चरण होते हैं, अंतः श्वसन और निःश्वसन। अंतः श्वसन में क्या होता है, हम लोग बेटा कि हम लोग वायुमंडलीय वायु को क्या करते हैं, फुफ्फुस के द्वारा फुफ्फुस तक लेके जाते हैं, और निःश्वसन में हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा फुफ्फुस वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। मतलब अगर मैं इनको समझना चाहूँ तो इनको मैं बोल सकता हूँ इनहेलेशन, और इसी को मैं बोल सकता हूँ बेटा एक्सहेलेशन। कि अगर मैं गैस को अंदर लूँ तो इनहेल करता हूँ, और गैस को मैं बाहर करता हूँ तो एक्सहेल करता हूँ। अंतः श्वसन और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर किया जाता है, ठीक है ना। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायु के बीच एक प्रवणता निर्मित की जाती है। मतलब ये हमारे पास प्रेशर इज इक्वल प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसको ध्यान रख लेना बस। अब मैं तुमको बता दूं तुम्हारे पास तुमने क्या क्या पढ़ लिया। अब ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर ध्वनि क्या होता है, ध्वनि कोष्ठ होता है, जिसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं। इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक पट्टिका होती, पल्ले होते हैं, जिसका हमने एक और नाम लिखा था। नाम क्या लिखा था, जल्दी बताओ उसका, पल्ले, एपिग्लोटिस नाम लिखा था, जो खाने को यहाँ पर श्वसनी नलिका में आने नहीं दे रहा था। फिर हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी थी, एक और चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि ये श्वसनी नलिका आगे चल के श्वसनी नलिका श्वसनी में क्या होती है, डिवाइड होती है। ये आगे चल के डिवाइड होती है तो क्या बनाती है, प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीय भाग में डिवाइड होती है। फिर इसके बाद क्या लगा रहता है, कूपिकाएँ लगी रहती है। इज इट क्लियर? ये कूपिकाएँ यहाँ पर कूपिकाएँ क्या होता है, एक्सचेंज करती हैं गैस को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहला जो लिखा था कि गैस को हमने लिया और छोड़ा, ये पहुँचेंगी कहाँ पर बेटा, इस मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन पे जाएंगी कहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास ब्लड रहेगा। ये ब्लड क्या करेगा, इस जो वायु आई है, इस वायु को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, आगे की तरफ गमन करेगा। गमन करने के बाद ये लेकर जाएगा टिश्यू के पास। कहाँ लेके जाएगा, रुधिर ग्रंथियों को परिवहन करेगा, रुधिर और ऊतकों के बीच टिश्यू के पास लेके जाएगा, और वहाँ क्या कराएगा, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज, O2 और CO2 का एक्सचेंज। अब ये CO2 क्या होगी बेटा, ये CO2 को वापस से ब्लड में डाला जाएगा, और ब्लड में डालने के बाद वापस से इसको फुफ्फुस में लाने के बाद इसको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती है किस पे बेटा, फुफ्फुसीय दाब पर। और फुफ्फुसी दाब का नाम क्या है, यहाँ पर देखो उसका नाम क्या है, दाब प्रवणता निर्मित किए। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब आंतरिक फुफ्फुस दाब से कम हो। मतलब ये कि बाहर जब क्या हो, वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या है, प्रेशर कम,
ठीक है। और जब अंदर क्या हो बेटा, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो प्रेशर कम। अब इन्होंने बोला जब प्रेशर कम तो अंदर का प्रेशर कम तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर से गैस अंदर की तरफ आना चालू हो जाएगी। इज इट क्लियर? ऐसा है क्या? अंतः शोषण तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। देखा क्या बोला यहाँ पर? वायुमंडलीय दाब, वायु मतलब एनवायरनमेंट का दाब। किससे दाब कम हो बेटा? तुम्हारे पास ये तो अंदर आने के लिए बोल रहा है, फेफड़ों की वायु का दाब क्या हो? कम हो। मतलब ये, इधर देखो, अगर हमारे पास लंग्स में वॉल्यूम कम है तो बाहर क्या हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा तो बाहर की गैस अंदर की तरफ आना चालू कर देगी। और अगर हमारे पास अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो अंदर से गैस जाना क्या चालू होगी, बाहर जाना चालू हो जाएगी। इज इट क्लियर? अंतः शोषण तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब मतलब एनवायरमेंटल दाब क्या हो बेटा? एनवायरमेंटल दाब से फेफड़ों का दाब कम हो। फेफड़ों का दाब कम हो तभी फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम हो जाता है। ठीक है ना? तो फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो निःशोषण, इस तरह निःशोषण तब होगा जब क्या होगा, आंतर फुफ्फुसी दाब। आंतर फुफ्फुसी दाब मतलब क्या, फेफड़ों में क्या दाब वायुमंडलीय दाब से क्या हो, ज्यादा हो, अधिक हो। ठीक है ना? ठीक है। फेफड़ों में दाब क्या हो बेटा? फेफड़ों में प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो डायफ्राम एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य अंतः परार्शुक इंटरकोस्टल, यहाँ पर एक मसल काम करती है, इन दोनों के बीच में मसल काम करती है और वो मसल यही काम करती है। इज इट क्लियर? तो डायफ्राम एक विशिष्ट पेशी समूह मसलियों के बीच स्थित बाह्य और अंतः परार्शुक इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करता है। अतः श्वसन डायफ्राम के संकुचन में जब क्या करता है, एंटेरियर पोस्टेरियर, जब ये अंदर की तरफ क्या होगा, कांटेक्ट करेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सीजन में वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाएगा। बाह्य अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन पसलियों और ओष्ठी का ऊपर बाहर की तरफ निकलना होता है। ठीक है ना? कैसा होगा, जब ये देखो, जब कोई चीज़ ऐसी रहेगी और जब ये फ्लैट होगी, ये जब लंबी है और जब क्या है ये फ्लैट है, तो ये आइट साइड हो जाएगी। इज इट क्लियर? और जब ध्यान रखना, जब ये गैस बाहर निकलेगी तो नॉर्मल कंडीशन में 200 वेंट्रल एक्सेस ये वापस से डॉम शेप में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वापस से अपनी अवस्था में आ जाएंगे। वक्षगुहा में आयतन बढ़ जाता है तो वक्षगुहा के आयतन में प्रकार में वृद्धि हुई के कारण फुफ्फुस के आयतन में सभी समान वृद्धि होती है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब गैस अंदर आएगी तो ये अंदर की तरफ दबेगा, अंदर की तरफ दबेगा तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। दूसरा चीज़, जब गैस छोड़ोगे तो ये वापस से अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ये वापस से नॉर्मल जगह पर आ जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत, डाउट? है ना बेटा? इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए, यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुस दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः शोषण की क्रिया हो जाती है। डायफ्राम और अंतरापरशुक मतलब इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कंडीशन में डायफ्राम और ओरोस्थी को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुस आयतन भी घट जाता है। इसके परिणामस्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडल दाब से क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, अधिक, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है। कौन सा दाब, यहाँ देखो, फुफ्फुसी दाब वायुमंडल दाब से थोड़ा सा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है।
जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है ना। अरे ये क्या बोलना चाह, फिर यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडल के दाब के सापेक्ष सापेक्ष कम होता है। अतः इस तरह से निःसंतुलन, ठीक है, निःसंतुलन तब होता है जब क्या होता है, अंदर का फुफ्फुसी दाब वायुमंडल दाब से ज्यादा होता है, ठीक है ना। श्वसन कब होगा ज्यादा, ठीक है, सही है। अब अंतर फुस्फी दाब वायुमंडल से क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात शोषण हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों को सहायता तब लेते हैं जब हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, अंतर शोषण और निःशोषण की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है बेटा, 12 से 16 बार श्वसन तंत्र काम करता है, इसलिए नॉर्मल जो रहता है 12 से 16 बार हम लोग 1 मिनट में श्वसन करते हैं। तो सम्मिलित वायु के आयतन या आकलन स्पायरोमीटर, ध्यान रखना, किससे नापते हैं, स्पायरोमीटर से नापते हैं। किससे के मापते हैं, स्पायरोमीटर की सहायता से माप सकते हैं, ठीक है ना, जो फुफ्फुसी क्रियाकल्पों को नैदानिक मूल्यांकन करने की सहायता करते हैं। अब हमारे पास क्या आती है, श्वसनीय संबंधी आयतन और क्षमताएं आती हैं। श्वसनीय संबंधी आयतन और क्षमताएं आती हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभी पढ़ना है, अभी पढ़ लेते चलो। ज्वारीय आयतन, विटाल आयतन क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ना, नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं ज्वरी। इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। तभी हम लोग क्या करते हैं, जब इसको 12 से 16 से इंटू कराते हैं तो टोटल हमको मिलता है 6000 से 8000। और जब जो 6000 से 8000 मिलता है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में वॉल्यूम कितना जा रहा है, 6000 से 8000 जा रहा है टोटल 1 मिनट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब श्वसन की क्रिया प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन लगभग 50 मिलीलीटर हो या फिर हाफ लीटर हो, अर्थात श्वसन मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित करता है और निश्वासित करता है, अंदर और बाहर दोनों करता है। दूसरा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब क्या कि हमने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जब हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस लेने के साथ हम लोग और एक्स्ट्रा सांस लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं IRV। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित करता है, मतलब क्या करता है, हमने नॉर्मल सांस ली, छोड़ी, और नॉर्मल छोड़ने के बाद जितनी हम सांस लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं IRV, और जो कितनी रहती है, 2500 से 3000 रहती है। अगली चलो, अगला क्या लिखा, निःश्वसित सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी जीरो वॉल्यूम ERV। वायु आयतन वह आयतन अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक जितना छोड़ दे, जितना हमने सांस ले ली और सांस छोड़ दी, छोड़ने के बाद जितना हम और सांस छोड़ सके उसको हम लोग बोलते हैं ERV। और इस ERV का अमाउंट कितना होता है, 1000 से 1100 होता है, ml होता है। अब इसके बाद छोड़ने के बाद लंग्स में ध्यान रखना कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ गैस खाली बाकी रहती है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट। और अवशिष्ट जो रहती है 1100 से 1200 ml रहता है। 1100 से क्या रहता है बेटा, 1200 ml रहता है। और 1100 से 1200 ml की जो गैस रहती है वो तो इतनी रहती है। इसको हम लोग ध्यान रखना स्पायरोमीटर से चेक नहीं कर सकते, ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतों को जोड़कर फुफ्फुसी समझाएं निकाली जा सकती हैं, जिनका नैदानिक उद्देश्य में उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रखना, इसको हम लोग चेक नहीं कर सकते, ये NCERT में नहीं लिखा है, इसको हम लोग चेक नहीं कर सकते,
रेसिड्यूअल कैन नॉट चेक बाय द किसको द्वारा बेटा, स्पायरोमीटर के द्वारा हम चेक नहीं कर सकते। चलो आगे चलो। अंतर शोषण चैप्टर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सामान्य शोषण के बाद कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतर शोषित करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आईसी बोलते हैं। आईसी मतलब क्या, कि किसी ने श्वास ली और श्वास लेने के बाद और गहरी ले ली, तो तुम्हारे पास पहले क्या था, टीबी था, और प्लस में इसमें आईआरबी जोड़ दूं तो आईआईसी बन जाएगा। टोटल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 3000 से 3500 बन जाएगा। आगे चलो। निशोषण एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, छोड़ी कितनी थी हमने बेटा, आईसी छोड़ी कितनी थी हमने, 500, और जबरदस्ती छोड़ दी थी हमने कितनी, 1000 से 1100, जोड़ने पे कितना आएगा, 1500 से 1600। यही आईसी होती है, निशोषण क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टीबी प्लस ईआरबी। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, सामान्यतः निशोषण उपरांत वायु की वह मात्रा आयतनों का फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निशोषण सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन को संपलित किया जाता है। मतलब क्या, एफआरसी क्या होती है बेटा, एफआरसी वो होती है जिसमें हमने देखा था कि जबरदस्ती गैस छोड़ी थी, और जबरदस्ती गैस छोड़ी थी उसका नाम क्या था, ईआरबी, और बची कितनी थी, आरबी। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एफआरसी। और एफआरसी का जो वॉल्यूम था वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ईआरबी कितना था हमारे पास, 1000 से 1100, आरबी कितना था हमारे पास बेटा, 1100, यही था ना। और ये भी 1100 से 1200 था, और ये 1000 से 1100 था, तो 1100 से 1200, तो इसमें टोटल होकर 2200 से 2300 रहेगा हमारे पास। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं, और हम लोग बात करेंगे जैव क्षमता। तो जैव क्षमता या विटल कैपेसिटी की बात करो कि बलपूर्वक निशोषण के बाद हमने गैस छोड़ दी, छोड़ने के बाद वह अधिकतम मात्रा जिसमें एक व्यक्ति अंतः श्वासित करे, जितना गैस ले सकता है, ईआरबी, टीबी प्लस ईआरबी। हमने पूरी गैस छोड़ दी, अब छोड़ने के बाद पूरी गैस लेंगे, मतलब कौन कौन सी, ईआरबी, टीबी और आईआरबी, ये तीनों मिलके। टीबी कितना था हमारे पास, जल्दी बताओ, 500 था। आईआरबी कितना था हमारे पास, 2500 से 3000 था। और ईआरबी कितना था हमारे पास, 1000 से 1100 था। इन दोनों को जोड़ोगे हमारे पास कितना आएगा, लगभग लगभग 4000 के लगभग आ जाएगा, देखने मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4500 के लगभग मिल जाएगा। डन हुआ बेटा। लास्ट में क्या आएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, हमारे पास हम लोग कितनी सांस ले रहे हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ईआरबी प्लस टीबी टोटल, ठीक है ना, और आईआरबी, सबको मिला के हमारे लगभग लगभग आता है 6000 के लगभग लगभग 6 से 8000 आ जाता है। आंसर यही होता है। ठीक है। जब हम लोग अंतर शोषण करते हैं तो वहां पर प्रेशर क्या होता है वो देखना, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये पूछता है। ठीक है ना। इधर देखो, तो गैसों का विनिमय की बात करते हैं, तो गैसों का विनिमय जो होता है वो बेसिकली कूपिकाओं में होता है। कूपिकाओं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है, ध्यान रखना। प्राइमरी ऑर्गन जो होता है गैस के एक्सचेंज के लिए वो कूपिकाएं होती हैं, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गैसों का विनिमय जब वहाँ से होता है तो गैसों के विनिमय जो रक्त और ऊतकों के बीच होता है, इन स्थलों पर ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय डिपेंड करता है दाब पर, कंसंट्रेशन के आधार पर। अब कंसंट्रेशन किसका, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन आयन होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट होता है, और तुम्हारे पास CO2 और ऑक्सीजन, ये फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। एक और हमारे पास फैक्टर आता है BPG, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी एक फैक्टर काम करता है। ठीक है। तो इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्र प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा किया जाता है। मैंने तुमको बता दिया, जैसे हाइड्रोजन आयन है ना, HC बाइकार्बोनेट, CO2, ठीक है ना, O2, इन सब का कंसंट्रेशन ये करता है। BPG भी है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ
मिश्रण में सम्मिलित झिल्लियाँ की मोटाई भी क्या करती हैं, मिश्रण की दर को प्रभावित करती हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटक होता है। बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ से यहाँ अगर मैं क्या करूँ, इसकी मोटाई बढ़ा दूं तो एक्सचेंज भी कम हो जाएगा। अब ध्यान रखना एक चीज़, जो गैसों का मिश्रण, गैस कभी भी प्योर फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होती या ट्रांसफॉर्म नहीं होती, गैस हमेशा मिक्सर में जाती है। गैस, ध्यान रख, मिक्सर में जाती है, मिश्रण में। गैस की दाब में भागीदारी, जो आंशिक दाब, ध्यान रखना, जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब मैं बात करता हूँ जो कूपिकाएँ होती हैं, वायु कूपिकाएँ। वायु कूपिकाएँ मतलब क्या, कि हम अगर मैं बाहर बात करूँ एनवायरनमेंट में, तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास वायु कूपिकाएँ, ध्यान रखना, वायु का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 159 होता है, जबकि CO2 का 0.3 होता है। अगर मैं बात करूं यहीं तो कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो हो जाता है 104 हो जाता है, और ध्यान रखना यहाँ पर CO2 का कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। अब अनऑक्सीकृत मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ये वाला जो पार्ट है डीऑक्सीजनेटेड, इस डीऑक्सीजनेटेड वाले पार्ट पे हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखना, जो पल्मोनरी ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 40, और नीचे जाओगे तो 45, जो ये वाला पार्ट होगा। तो सिस्टमेटिक सिरा में हमारे पास कितना होगा, 45 mmg कितना CO2 होगा, और 40 क्या होगा, O2 होगा। 40 क्या होगा, O2, 45 mmg क्या होगा, CO2। जबकि तुम्हारे पास यहाँ पर कहानी क्या होगी, यहाँ पर भी कहानी होगी 40 और 45 ही होगी, ध्यान रखना 40 और 45। जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास कहानी ऑक्सीक्रेट में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 95 हो जाएगी, और CO2 जो हो जाएगा 40, यहाँ पर 95 और CO2 कितना रहेगा, 40। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर हमको कितना करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से यहाँ जब चेंज करेंगे तो हम लोग कितना करना पड़ेगा हमको, हमारे पास जो क्या होता है यहाँ पर जो CO2 रहेगा वो 40 रहेगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर कितना रहेगा, 40, यहाँ पर 45। ये देखो यहाँ पर 40 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ पर 40 है, तो यहाँ से यहाँ कहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखना, टिश्यू में CO2 अमाउंट कितना होता है, 45। टिश्यू में अमाउंट कितना होता है, CO2 यहाँ से आएगी, यहाँ पर हमारे पास कितना ही है, 40 है हमारे पास, तो 45 पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, देन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास डीऑक्सीजनेट रहेगा, यहाँ 45 हो जाएगा बाद में जाके, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या 40 रहता है, और यहाँ पर नीचे जाओगे तो 45 रहता है। तो घुलनशीलता में ध्यान रखो एक चीज़, हमारे पास गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। उसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के क्रमशः PO2 और PCO2 दर्शाते हुए वायुमंडलीय वायु दोनों विसरण स्तरों में इन दो गैसों के आंशिक दाब पर तालिका 1 और तालिका 3 जो बताया सारणी में दिए गए आक्रमण स्पष्ट रूप से कोशिकाओं में रक्त से और रक्त से ऊतकों तक ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई जाती है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कोशिकाओं तक। चूंकि CO2 और O2 की घुलनशीलता कितने गुना ज़्यादा होती है, CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की कंपैरिजन में गुना में 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 20 से 25 गुना, 20 से 25 गुना। अंतर विसरण झिल्लिका में प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर पर विस्तृत होती CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। O2 बहुत जल्दी घुल जाती है ऑक्सीजन से। विसरण झिल्ली, अगर यहाँ पर बोलूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ध्यान रखना जो रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा रहती है, और वो कितनी ज़्यादा रहती है, 200 गुना ज़्यादा रहती है। वो बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड से भी पहले घुल जाती है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जो गाड़ी वाड़ी चलती है उसमें फ्यूल रहता ना, तो फ्यूल बर्न करते तो क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस फॉर श्वसन तंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आगे की तरफ मैं बात करूं बेटा, कि आगे जाओगे तो हमारे पास क्या होता है, जो विसरण तंत्र होता है, विसरण तंत्र बेसिकली अगर मैं बात करूं तो गैसेस का जो विसरण होता है वो डिपेंड करता है झिल्ली पे। कितनी झिल्ली बेटा, 3 झिल्लियाँ होती है, एक बीच में दूसरी और नीचे की तरफ तीसरी। तो 3 हमारे पास झिल्लियाँ होती है, तीनों झिल्लियाँ क्या करती हैं बेटा, ध्यान रखना ये विसरण कराती हैं गैसेस का। यहाँ लिखा है देखो,
बेसन झिल्लिका मुख्यतः 3 स्तरों में बनी होती है, यथा कोशिकाओं की पतली सल्की उपकला। यहाँ पर भी सल्की उपकला तुमको देखने मिलेगा, जिसको हम लोग स्क्वेमल एपिथेलियम बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। और नीचे की तरफ जाओगे तुम्हारे पास क्या होती है, जो रक्तवाहिनी होती है, रक्तवाहिनी के भी अंदर की तरफ तुम्हारे पास क्या होती है, ये क्या बोलते हैं, सल्की एपिथेलियम देखने को मिलती है अंदर की तरफ, अंतःकला देखने को मिलती है। इनके बीच में हमारे पास क्या मिलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को तुम्हारी बुक में लिखा आधारी तत्व लिखा है, जो कि पतली आधारी झिल्लिका की बनी होती है, तथा सहायक सल्की उपकला। आधारीय झिल्लिका और रक्त झिल्लिका कोशिका अंतःकला एकल परत घिर हो रही होती है, फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से कम होती है। ध्यान रखना, इन तीनों की मोटाई जो होती है 1 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया तो विसरण होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? फिर इसलिए हमारे शरीर में सभी प्रकार के ऑक्सीजन कोशिकाओं से ऊतकों तक CO2 से कोशिकाओं से मिश्रण के लिए अनुकूल होता है। अब गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, तो हमारे पास गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। जो मैं बताऊंगा ध्यान रखना, जिससे जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम कौन होता है? रक्त होता है। O2 कितना 97% ऑक्सीजन जो परिवहन रक्त में लाल कणिका RBC के द्वारा जाती हैं। जो ऑक्सीजन है ये 97% RBC के द्वारा जाती है, और 3% जो जाती हैं वो प्लाज्मा के द्वारा जाती हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 97% RBC के द्वारा, ऑक्सीजन 3% प्लाज्मा के द्वारा, 3% O2 प्लाज्मा के द्वारा घुलने अवस्था में। जबकि 20 to 25% CO2 परिवहन किसके द्वारा? RBC। 25% किसके द्वारा बेटा? RBC। कौन जाता है? CO2। दूसरा CO2 इसके द्वारा जाता है, CO2 इसके द्वारा जाता है कणिका द्वारा। 70% बाय कार्बन के फॉर्म में। कितने फॉर्म में बेटा? 70% किस फॉर्म में जाएगा? बाय HCO3 के फॉर्म में जाएगा, बाय कार्बन के फॉर्म में जाएगा। और हमारे पास जो टोटल बचेगा 7%, तो 7% किस फॉर्म में जाएगा बेटा? ध्यान रखना, ब्लड के प्लाज्मा के फॉर्म में जाएगा। 7% ब्लड के प्लाज्मा के फॉर्म। तीन चीज़, 25% RBC, 20-25% RBC, ठीक है ना। 70% जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा बेटा? बाय कार्बन के फॉर्म में जाएगा। और 7% किस फॉर्म में जाएगा? प्लाज्मा के फॉर्म में। ये हाईएस्ट है तुम्हारे पास। आ जाओ जरा, ऑक्सीजन की परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन रात कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणी रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन रिवर्सिबल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 मॉलिक्यूल से अणुओं में बंध कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन प्राथमिक तौर पर O2 से आंशिक दबाव के संभाविक होता है, जबकि CO2 का आंशिक दबाव हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारकों पर डिपेंड करता है। इस बंधन की बाधित कर सके तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति में PO2 की सापेक्ष आलेखित करने में सिग्मोइडल वक्र मिलता है। ये वाला वक्र मिलता है। अब ये कैसे बनता है मैं बताता हूँ तुमको। यदि घटकों के अध्ययन सहायता होता है तो कोशिकाओं में मैंने तुमको पहले बताया था, सबसे पहले कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। CO2 का अमाउंट कैसा चाहिए? कम चाहिए। H पॉजिटिव आयन क्या चाहिए हमको? कम चाहिए। और हमारे पास तापमान भी क्या चाहिए? यहाँ पर टेम्परेचर कम चाहिए। जब ये चारों कंडीशन होंगी तभी क्या होता है? एल्वुलाई या कोशिकाओं से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पर बेटा? कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है? रक्त कणिकाओं में। और रक्त कणिका मतलब RBC के अंदर हीमोग्लोबिन बाइंड कर पाएगा ऑक्सीजन के साथ। अगर ये फैक्टर यहाँ पर नहीं होंगे तो ध्यान रखना, हमारे पास कभी भी ऑक्सीजन RBC से बाइंड कर ही नहीं पाएगा। ये 4 फैक्टर ध्यान रखना। और ये 4 फैक्टर कहाँ चाहिए हमको? कहाँ चाहिए? एल्वुलाई के पास। और इसके जस्ट अपोजिट जाओगे तो टिश्यू में हमारे पास क्या क्या चाहिए बेटा? टिश्यू में हमारे पास PO2 का अमाउंट क्या चाहिए? कम चाहिए। CO2 का अमाउंट वहाँ पर ज़्यादा चाहिए। H49 वहाँ पर ज़्यादा चाहिए। और टेम्परेचर भी वहाँ पर हमको क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है।
वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि निम्न ऊतकों में क्या होता है, निम्न PO2 चाहिए, उच्च CO2 चाहिए, हायर के ये चाहिए, और उच्च तापक्रम स्थितियाँ चाहिए हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज, बीपीजी का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। बीपीजी बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसका अमाउंट जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को छोड़ने का काम करता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों, अब यहाँ पर क्या होता है, तापक्रम की स्थिति ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूलित है। वियोजन मतलब टूटना, यहाँ से निकलना। इसलिए स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि 100 ml ऑक्सीजन क्या करता है, 500 ml O2 को प्रदान करता है। और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो 4 ml प्रदान करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो 4, और ऑक्सीजन की बात करोगे तो 5। 100 ml में 5% ऑक्सीजन रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बताया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बोक्सी बनाता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और ऑक्सी बनाएगा ऑक्सीजन के साथ के रूप में परिवहन की जाती है। बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होता है। PO2 इस संबंध को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो CO2 बाइंड नहीं कर सकता, फिर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बाइंड करेगा। ठीक है ना। और ऑक्सीजन कम है हमारे पास और CO2 ज़्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा। ठीक है ना। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 का विभाजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंध CO2 कोशिकाओं में मुक्त हो जाती है। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, CO2 प्लस H2O को कंबाइन करता है एंड फॉर्म करता है बाइकार्बोनेट अगेन काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसको तोड़ देता है कार्बोनिक एसिड प्लस H पॉजिटिव आयन में। जैसे ही H पॉजिटिव आयन टूटता है तो तुम्हारे पास प्लाज्मा में टिश्यू के पास H पॉजिटिव आयन बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, CO2 का अमाउंट भी बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, CO2 का अमाउंट बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन O2 को छोड़ देगा और फाइनली O2 टिश्यू को मिल जाती है। ठीक है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन CO2 का विलोजन होने से अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बाधित CO2 कोशिका में मुक्त हो जाता है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। प्लाज्मा में क्या होती है, कम, और रक्त कणिका RBC में ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन का होना। तो एंजाइम क्या करता है, सीधे मूव करता है बाहर की तरफ। एंजाइम में निम्नलिखित प्रतिक्रिया होने की दिशाएं होती हैं। एंजाइम कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, RBC के अंदर या RBC के बाहर, RBC के बाहर। ऊतकों में अपचयन के कारण PCO2 अधिक और CO2 रक्त होने से CO2 रक्त RBC और प्लाज्मा में विस्तृत होती है। HCO3 और H पॉजिटिव आयन बनाती है प्लाज्मा में, ध्यान रखना। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे ऑक्सीO2 और O2 अगेन तुम्हारे पास कहाँ, कुपिका के पास बन जाते हैं। इस तरह से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ऊतक स्तर पर ग्रसित ट्रैप्ड और कुपिकाओं तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, HCO2 और H पॉजिटिव आयन सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, एंजाइम प्लाज्मा में ज़्यादा रहता है। वहीं पर तुम्हारे पास ये रिएक्शन चलती हुई दिखती है तुमको। ठीक है। अब यहाँ पर CO2 को जो 4 ml क्या करती है, मात्रा मुक्त करती है, मैंने बता दिया। श्वसन का नियमन रेगुलेशन तुम्हारे पास कौन करता है बेटा, ध्यान रखना। अगर मैं बात बताऊँ, तुम्हारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो हैंड ब्रेन होता है, अगर मैं हैंड ब्रेन जाऊँ तो हैंड ब्रेन में हमारे पास पॉन्स होता है, और पॉन्स में ही हमारे पास क्या होते हैं, नीचे की तरफ जाओगे तो 2 सेंटर होते हैं। एक सेंटर होता है न्यूमोटैक्टिक सेंटर या न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और एक सामने होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है ना, आ जाओ। और हमारे पास मेडुला जो होता है, मेडुला में होते हैं तुम्हारे पास क्या है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करने वाले सेंटर। कैसे है बेटा, वो कैसे होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट में आयोटिक आर्च होता है, आयोटिक आर्च से सेंस लेते हैं,
और इनको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। अभी आएगा, पढ़ो जरा। मानव में शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय की संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियम तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होती है। मैंने तुमको बताया, ब्रेन के द्वारा। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो कि जो स्वरूप जो जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के उत्तरदायी होता है। कौन? मेडुला। मस्तिष्क के पॉन्स में, मैंने बताया था अभी तुमको, पॉन्स क्षेत्र में एक नए अन्य स्थित केंद्र होता है जिसको बोलते हैं श्वास प्रभावी क्षेत्र या सॉफ्ट अनुचन क्षेत्र, और इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयंत्र सुधार कर सकता है। श्वसन तंत्र को सुधार कर सकता है। कौन सुधार करता है? न्यूमोटैक्सिक केंद्र के। अब केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम करता है। ऑब्वियस सी बात है। इस प्रकार के स्वभाव में रेस्पिरेशन रेट को परिवर्तित करने की क्षमता किसको रहती है? न्यूमोटैक्सिक को रहती है। परिवर्तन कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसबेदी या कीमो रिसेप्टर होते हैं। कीमो सेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के रूप में अति संवेदी होता है, जो कि CO2 और हाइड्रोजन आयन को मैंने बताया था, जो कि आयोटिक हार्ट में रहता है। इन पदार्थ को वृद्धि से यह केंद्रीय सक्रिय हो जाता है और समायोजन करता है, जिससे यह पदार्थ निष्कासित किए जा सके। तो महाधमनी चाप आयोटिक आर्च मैंने बोला, और ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी, आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं CO2 और H पॉजिटिव आयन को क्या करती है? सेंस करती हैं और सिग्नल देते हैं किसको? कीमो रिसेप्टर सेंटर, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर। और जो रहता है प्रेजेंट कहाँ पर तुम्हारे पास? कहाँ रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है। ठीक है। तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियम में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, न्यूमोटैक्सिक करता है। अब इसके डिसऑर्डर क्या क्या है तुम्हारे पास? दमा, अस्थमा में श्वसन और श्वसन नलिकाएं, श्वसनिकाएं कि शोथ के कारण श्वासन के समय घरघराहट होता है तथा श्वास लेने में कठिनाइयां होती हैं। ठीक है, घरघराहट होती है। फिर अग्नाव श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, यह श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन श्वसनी में सूजन और जलन। मतलब तुम्हारे पास ब्रोंकाई में क्या होती है बेटा? ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन और लगातार खांसी आती है। बात स्फीति और एम्फाइसीमा, चिरकालिक रोग बोलते हैं इसको, इसमें कोपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। कोपिका मतलब तुम्हारे पास एल्वुलाई टूट जाती है, बिखर जाती है, जिससे कारण तुम फिर क्या बोलता है? ऑक्सीजन का विनिमय हो नहीं पाता है। फिर ऑक्यूपेशनल श्वसन रोग मतलब ORD में क्या होता है? अब लास्ट में ऑक्यूपेशनल मतलब इंडस्ट्रियल में क्या होता है? पत्थर की तोड़ाई चलती है, घिसाई पिटाई चलती है, उससे पार्टिकल निकलते हैं, कण निकलते हैं। ये सुरक्षा प्रणाली में उन्हीं पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होता है? जिनके रेशा मतलब फाइब्रस रेशकीय ऊतकों प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों की गंभीर नुकसान हो जाती है। उन उद्योगों को मुख आवरण करने का प्रयोग करना चाहिए। मुख आवरण मतलब क्या? मुंह को कवर करना चाहिए, जिससे हम लोग ORD से बच सकते हैं। ये हमारे पास समरी है। अगर समरी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कोशिकाएं अपपची क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती हैं। प्राणियों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविधि विकसित होती है, जिनमें हमारे पास इस प्रकार के एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत दो फेफड़े फुफ्फुस आते हैं। इनके जुड़े वायु मार्ग होते हैं। अब हमारे पास श्वसन का पहला चरण जो श्वासन होता है, जिसमें वायुमंडलीय वायु कोशिकाओं को ली जाती है। अंतः श्वसन और कोशिकाओं के बाहर को निकाला जाता है, निःश्वसन कहलाता है। ऑक्सीजनित रहित रक्त और कोशिकाओं के बीच O2 और CO2 का विनिमय इन गैसों का द्वारा रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहन, ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करना, कोशिका श्वसन अन्य सम्मिलित चरण, अंतः श्वसन निःश्वसन के द्वारा वायुमंडल और कोशिकाओं के बीच विशिष्ट
अंतरापार्श्विक पेशियां इंटरकोस्टल मसल काम करती हैं, डायफ्राम काम करता है। इन क्रिया में सम्मिलित वायु विभिन्न आयतनों को इस पैरामीटर से माप सकते हैं। चिकित्सक के नैदानिक महत्व कुपिकाएं। अब कुपिकाएं एवं ऊतकों में CO2 O2 विनिमय का विसरण द्वारा होता है। विसरण दर O2 PO2 CO2 आयन और हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, डाउट? ये याद रख लेना, ये वाला डेटा पूरा याद रखना है आपको। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, जैसे अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो एक क्वेश्चन ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, कुपिकाएं वायु की तुलना में वायुमंडल में PO2 और तथा PO2 कितनी गुना मिलान करें? पहला, कुपिका वायु की तुलना में वायुमंडल में PO2 और PO2 कितने गुना होता है? तो वायुमंडल में PO2 क्या होता है हमारे पास? PO2 वायुमंडल में उच्च होता है और PO2 हमारे पास क्या होता है? न्यून होता है। ठीक है, कम होता है, निम्न होता है। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।